हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई के जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और आज जिनके पास हिंदी था वो हिंदी का एग्ज़ाम दे के आए हैं। और हिंदी का एग्ज़ाम ना तो मुश्किल आया ना आसान आया, बीच का पेपर आया, मतलब मॉडरेट पेपर आया है। ठीक है। तो अभी जो मेन एग्ज़ाम है वो होगा कब? आपका इंग्लिश का होगा, वो होगा 24 को। और फिर आपका 28 को होगा आपका केमिस्ट्री और 6 मार्च को होगा आपका फिजिक्स का, है ना। तो भाई साहब हम आज इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। और मतलब सीबीएसई कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछता है, कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछता है, पेपर में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा देता है। ठीक है। और पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए। तो भाई वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा हम फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको एक्सपोज कर देंगे। ठीक है। ओके बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स के बढ़िया वाले डिजिटल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इवन शॉर्ट नोट्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड की हुई है। और जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लास होती है सब मैंने वहाँ पे लिंक अपलोड किया हुआ है बेटा। एक बार आप नोट्स देख सकते हैं। देखो ये रहे नोट्स आप लोगों के सामने। ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स है बेटा। फिजिक्स के इतने बढ़िया नोट्स आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाले फिजिक्स के। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के मिल सकते हैं, ठीक है, बट मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ कि इतने बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। और इन शॉर्ट नोट्स के अंदर भाई साहब कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं की मैंने। मतलब ये हो ना कि पेज बचाने के लिए चलो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें उड़ा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सब कुछ करा जा रहा है। ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि आज जो सीबीएसई ने नया क्वेश्चन बैंक दिया ना उसमें क्या बदलाव आया है। ठीक है। फिर हम टॉपिक्स के बारे में, इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे। तो देखो यार, जो सीबीएसई ने नया क्वेश्चन बैंक दिया अभी 15-20 दिन पहले, तो उसका ये चैप्टर वाइज जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। कि भाई मार्क्स बोलो या फिर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और केस स्टडी लिखे हुए हैं। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आप देख सकते हो यार किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ से नहीं आ रहे, उसके बाद सबसे आ रहे हैं। ऐसे ही सेकंड वाले मतलब 2 मार्क्स वाले कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे से, चौथे से, पाँचवें से, नौवें से, 10वें से, 11वें से, और ऐसे 11वें से नहीं, 12वें और 13वें से। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हम देख लेंगे। केस स्टडी की बात कर लेते हैं। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर केस स्टडी कहाँ से आएगा। देखो यार, जो सीबीएसई ने सबसे पहले सैम्पल पेपर दिया था 2-3 महीने पहले, मतलब ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो उसमें जो केस स्टडी थे वो चैप्टर नंबर 9 से और 14 से थे। तो सेम सीबीएसई ने इस बार भी किया है, सेम चैप्टर से ही दिया भाई। चैप्टर नंबर 9 से केस स्टडी दिया, चैप्टर नंबर 14 से केस स्टडी दिया। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ये ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं यार कि 99% केस स्टडी यहीं से आने वाले हैं। केस स्टडी 99% यहीं से आने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा कि यार इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना तुम लोग। ठीक है। चलो, अगर मैं केस स्टडी की बात करूँ तो कितने नंबर के आएंगे? 8 नंबर के आएंगे बेटा। चैप्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब साथ में असर्शन रीजन भी आ रहे हैं। तो असर्शन रीजन किस चैप्टर से आ रहे हैं? चैप्टर नंबर 10th, 11 एंड 3rd से आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि पहले असर्शन रीजन किसी और चैप्टर्स में से आए थे, अब की बार इनमें से आए थे। तो कहने का मतलब ये कि असर्शन रीजन में फिर भी कुछ ना कुछ घपला हो सकता है, बट केस स्टडी में घपला नहीं हो सकता, क्योंकि सीबीएसई ने दोनों बार सेम चैप्टर से ही उठाया है भाई साहब। ठीक है। चलो, अब हम एक बार देख लेते हैं यूनिट वाइज। यूनिट वाइज आप लोग देख लो कॉम्बिनेशन में किस किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? यूनिट 5th जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर आता है, 8वां चैप्टर, वो 1 नंबर का रह चुका है। ठीक है। वो आपकी जो रे और वेव है वो दोनों 15 नंबर की ही आने वाली है भाई। 9+6 का कॉम्बिनेशन है। बाकी सब इस तरीके से है। हाँ, अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे उन्हें लगता होगा कि सिर्फ हमें पास होना, तो यार यहाँ से वो देख लेना कि उनको कैसे पास होना। अगर वो पहली 4 यूनिट भी कर लेते हैं, 4 यूनिट का मतलब लगभग लगभग 7 चैप्टर भी अगर वो कर लेते हैं, तो वो कम से कम 16 और 19 कितने हो गए भाई यहाँ पे? 35 और एक 36, 35 नंबर कवर कर रहे होंगे। और आधे इसमें से तुम्हें 23 नंबर चाहिए, तो वो इतना पढ़ के भी ला सकते हैं। जिनको पास होना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन पास होने पे ध्यान नहीं देना यार, पहले हमें टारगेट बड़ा रखना है कि 70/70 का फोकस रखिए, ताकि थोड़ा सा अगर कम होना भी पड़े तो कोई बात नहीं, अगर 65 तक भी पहुँच जाए तो क्या ही दिक्कत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। नोट्स मैंने बता दें यार कि कौन से नोट्स आप लोगों को यूज़ करने हैं, और साथ में अभी टॉपिक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, चैप्टर फर्स्ट में हमारे पास गोज लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें टॉर्क का टॉपिक होता है। कैसा क्वेश्चन आता है यार? स्टेबल अनस्टेबल का क्वेश्चन आता है। स्टेबल अनस्टेबल का क्वेश्चन यहाँ पे
आता है। अगर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करूं तो यार सॉल्व एग्जांपल ये लिखे हुए हैं 1.2, 1.3, 1.7, 1.4, 1.8, 1.11 और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मैं एक बात बोलूँगा, अगर तुमसे एक्सरसाइज या एडिशनल के क्वेश्चन नहीं भी होते हैं तो यार इस टाइम पे मत करना अगर तुम नए हो। हाँ, बस एक बार सोल्ड एग्जाम्पल जरूर देख लेना, सोल्ड एग्जाम्पल एक बार जरूर देख लेना। और मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि यार सोल्ड एग्जाम्पल के तुम्हें वन शॉट करवा दूँ, ठीक है। बट तुम अपने एंड से देख लेना भाई, सोल्ड एग्जाम्पल तो एक बार देख के चले जाना। हाँ, जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे ढंग से पहले से करी है, तो वो इन सब के क्वेश्चंस को एक बार देख लेना कि हाँ यार इनमें से कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जिसमें डेरिवेशन नहीं है भाई। क्या है? डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करो और न्यूमेरिकल बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको फिगर बनाने का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो, या कोई एक प्लस चार्ज है तो उसके लिए बना दो। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए भी। साथ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भाई साहब, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। साथ में ये सॉल्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एडिशनल, ये सब लिखे हुए हैं, तो एक बार आप इनको भी एक बार देख लेना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सब कुछ कर रखा है तो वो सब कुछ करके जाना एक बार रिवाइज अपना। किसी को लगता है कि नहीं यार मुझे तो लिमिटेड ही आता है और लिमिटेड को ही रिवाइज करके जाना। जिसको लगता है यार मुझे नहीं कुछ आता है तो वो इन टॉपिक्स को पढ़ जाना, ठीक है। बात क्लियर कर रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किरचॉफ्स लॉ जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कई बार कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो क्या कुछ जो है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये सब चीज़ें, ठीक है बेटा। ऐसा ही यहाँ पे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, जिसमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बायट-सावर्ट्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा उसका जो रिंग वाला केस होता है, रिंग के एक्सिस पे तुम्हें फील्ड निकालना पड़ता है, ठीक है। और मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेरिवेशन कई बार आई है। इसकी डेरिवेशन जो है ना वो कई बार आई है, बहुत बार आई है बेटा। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसके सॉल्व एग्जाम्पल ये रहे एक्सरसाइज और एडिशनल के, ठीक है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्शन एक जरूर आएगा, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्शन हो भाई साहब, एक जरूर आती है, एक जरूर आएगी डेफिनेटली कि हाँ भाई अगर सेल्फ आया किसी दूसरे सेट में म्यूचुअल आ जाएगा। तो इसलिए इंडक्टेंस करके जानी है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। और एसी जनरेटर, क्योंकि कई बार और में क्वेश्चन आ जाता है ना, चॉइस होगी तो और में आ जाएगा। तो एसी जनरेटर कई बार तुमसे ये पूछ लेता है कि क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या उसका डायग्राम बन सकता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। बट आप थ्योरी पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के और एडिशनल क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें अगर आप सीरीज एलसीआर कर लेते हो, जो मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इसी के ऊपर होते हैं कि भाई हाँ इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सीबीएसई बार बार इसी के ऊपर पूछता है। इवन मतलब पावर का टॉपिक आता है बट उसमें छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा, ठीक है, अगर रेजोनेंस है तो कितनी वैल्यू आ रही है, ये सब चीज़ें। ट्रांसफॉर्मर आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आगे मैं बढ़ने से पहले यार मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि फिजिक्स स्कोर बूस्टर के नाम से मेरा सैम्पल पेपर बैच है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में, जिसमें मैं आप लोगों को 10 सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ बेटा। इवन मतलब बाकी सैम्पल पेपर होने वाले हैं, मतलब 7 सैम्पल पेपर हो चुके हैं लगभग, और उनकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिलेगी। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने फिजिक्स पढ़ रखी है और तुम्हें एक प्रैक्टिस चाहिए तो इस सैम्पल पेपर बैच को आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में 10 सैम्पल पेपर विद पीडीएफ मैं उसको टेलीग्राम पे भेजता हूँ। और टेलीग्राम का मैंने अलग से एक प्राइवेट ग्रुप बना रखा है प्लस वाले बच्चों के लिए, तो उनको मैं ये भेज देता हूँ बेटा, ठीक है। और आप देखो यार 200 रुपये में ना तो आप लोगों को कोई बुक मिलती है पीडीएफ, ठीक है, ना ही उसके लाइव सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आप लोगों को लाइव सॉल्यूशन प्लस आपके जो डाउट्स हैं प्लस आप लोगों को जो पीडीएफ है वो मिलती है, विद आंसर मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं ज्वाइन। और कोड यूज़ कर लेना SGR में, तभी आप लोगों को ये 200 रुपये में पड़ेगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगे, मन माने तो ले लीजिएगा। ईएम वेव में ईएम वेव और स्पेक्ट्रम, भाई सर क्वेश्चन कैसा आएगा ये बता दो यार। यूजेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, तुमसे पूछ लेता है कि क्या क्या यूज़ होते हैं इस वेव के, क्या वेवलेंथ है इसकी। किसी की वेवलेंथ दे देगा, तुम्हें बोलेगा कि बताओ इस वेव का क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, मतलब तुम्हें ईएम वेव पढ़ने ही पढ़ने हैं कि उसके यूज़ आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए, प्रोडक्शन आ जाए, बस ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारे पास रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज ही मैं 7 बजे तुम्हें करवा रहा हूँ ये, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस और लेंस के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या सर ये तीनों टॉपिक पेपर में आएंगे? भाई नहीं, कहने का मतलब है इनमें से पेपर या तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, या प्रिज्म वाला क्वेश्चन आएगा, या रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आएगा, या लेंस वाला आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये नहीं कि तीनों चीज़ें आ रही होंगी। हाँ, मानना है कि चलो यार ये चैप्टर 9 नंबर का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इसी चैप्टर से उठा दिया जाएगा। कोई एक टॉपिक तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। और हम अंदाज़ा यही लगा सकते हैं यार कि जो सीबीएसई टॉपिक्स पहले बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है, मतलब 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे हैं, उनमें से ही पेपर आएगा। और एक पेपर के टफ लेवल की बात कर लेते हैं कि लेवल कैसा रहेगा, टफनेस की बात कर लेते हैं। देखो यार, जो हमारा सीबीएसई ने पहले सैम्पल पेपर दिया था वो एक आसान था, ठीक है। अभी जो हमारा दूसरा सैम्पल पेपर है भाई साहब, अभी हमारा जो ये सेकंड सैम्पल पेपर है, सेकंड सैम्पल पेपर, ये सेकंड सैम्पल पेपर मतलब यार जो एडिशनल है, मतलब एडिशनल क्वेश्चन बैंक आया है, ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है ना भाई साहब, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ लॉजिकल है। मतलब तुम्हें देखना है कि भाई जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो किस ढंग से पूछा है। मैंने बच्चों को ये प्लस पे करवाया भी है, इवन मैं इस चैनल पे भी डालूंगा, ठीक है। सैम्पल पेपर की वीडियो जो है इस चैनल पे भी अपलोड करने वाला हूँ, बहुत जल्द करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैंने खुद वो क्वेश्चन करके देखे हैं, ठीक है, और बच्चों को भी करवाए हैं जो प्लस पे हैं। तो इतने मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिकल है, तुम्हें सिर्फ एक बार समझना है। तो पेपर ये लगा के चलो, ना तो मुश्किल आने वाला है ना ही आसान आने वाला है, ठीक ठाक सा पेपर आएगा। ओके बेटा, चलो। तो वेव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार हाइगन प्रिंसिपल, एक प्रूफ कई बार पूछ लिया जाता है। वाईडीएससी की डेरिवेशन नहीं है, तो इंटरफेरेंस पता होना चाहिए एक बार। वाईडीएससी पे सिर्फ न्यूमेरिकल बन सकता है कि विड्थ क्या हो सकती है, फ्रिंज विड्थ क्या हो सकती है, या जो हमारे पास स्लिट साउंड की अगर विड्थ हम घटा दें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला वेवलेंथ के ऊपर, ये सब चीज़ें। और लास्ट स्टेप का डिफ्रैक्शन। फिर आता है चैप्टर नंबर 11 जो कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है, कंप्लीट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एक टॉपिक भी कर लेते हो तो आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आधा नहीं मैं बोलूँगा, 70% बोलूँगा। और एक है वेव नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आपका एटम्स आता है। एटम्स में बोहर्स मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दूसरे नंबर पे आता है, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम तीसरे नंबर पे। जो टॉपिक जिस चैप्टर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब उस टॉपिक को सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा बार पूछा है और सबसे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी है उस चैप्टर के लिए। फिर दूसरे नंबर पे इसको दी है, फिर तीसरे नंबर पे इसको दी है, ठीक है बेटा। अगर हो सके टाइम है तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लेना। हाँ, जो बच्चा नया होगा एनसीईआरटी के लिए, तो एनसीईआरटी को अभी इस लास्ट टाइम पे मत छेड़े। और फिर है न्यूक्लियाई, जिसमें न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न है। हाँ, इसमें एक टॉपिक अभी सैम्पल पेपर में एक्स्ट्रा देखने को मिला है, न्यूक्लियर रिएक्टर का, उससे रिलेटेड कूलेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई कूलेंट कैसे, ऐसे तो रटिफिकेशन हो जाएगी, तो इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन का टॉपिक, रिएक्टर का टॉपिक मैं खुद करवाने वाला हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें भी चाहिए कि हाँ सर करवा दो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे, बहुत जल्द आ जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है बेटा। और लास्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें रेक्टिफायर या पीएन जंक्शन, ये दो टॉपिक हैं। या तो रेक्टिफायर आ जाता है या पीएन जंक्शन आ जाता है, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक्स में से यार सीबीएसई बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछता है। ना तो मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ, ना कोई और तुम्हें अपनी तरफ से कुछ बता सकता। अगर कोई तुम्हें बता रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके तुम्हें सब चीज़ें बता रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये बोलने लग जाऊँ यार पेपर यहीं से बनेगा, तो मैं अंतर्यामी थोड़ा हूँ। हाँ, एक एक्सपीरियंस, एक आइडिया, एक अच्छे से उसको एनालाइज करना प्रीवियस ईयर को, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई? एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हुए कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तीसरा आप लोगों को बता दिया कि यार नोट्स कहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करने हैं, टेलीग्राम चैनल से करने हैं, ठीक है। चौथा मैंने बताया कि पेपर ना मुश्किल बनेगा ना आसान बनेगा, मॉडरेट आने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है। और बस अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो जैसे मैंने बोला सैम्पल पेपर बैच लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज़ कर लेना कोड SGR में, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का बेटा जी, ठीक है। तो बस इसी के साथ फिर यार इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, मैं एक बात बोलूँगा कि यार जब भी हम पढ़ते हैं ना,
जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ना एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो दोबारा से बनाया गया है यार तुम्हारे लिए। इंपॉर्टेंट का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ताकि पेपर के टाइम पे, अभी जैसे 6 मार्च को पेपर है तो उससे पहले तुम्हें आइडिया हो यार कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो जैसे ये है, अब मान लो मैं चैप्टर पढ़ने लग जाऊँ, कौन सा यार, मैं चैप्टर पढ़ने लग जाऊँ आप लोगों का 7वां। तो आपको पता होना चाहिए यार कि इसके अंदर एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के दो दो नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पूरा देखना। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। हाँ, अगर आपको लगता है कि सुनील सर के कंटेंट से हमारी हेल्प होती है तो बहुत ज़रूरी है कि यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, मिल के फोड़ेंगे यार बोर्ड एग्ज़ाम को। और पहले भी आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करवाइए और पेपर अच्छा ही होगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।